हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा है। मैंने यूपीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में डीएसपी पद पर चयनित हुआ हूं और इसमें मेरा रैंक 37 था। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से इंटरव्यू की कैसे तैयारी किया जाए उसके विषय में चर्चा करूंगा। जब मेंस का रिजल्ट निकलता है तो इंटरव्यू के लिए चयनित सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि इंटरव्यू के पहले कौन सी तैयारी किया जाए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में या इंटरव्यू हॉल में जब जाएँ तब क्या किया जाए, वहाँ कैसे परफॉर्मेंस होने चाहिए, कैसे एक्सप्रेशन होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को जवाब देना चाहिए। तो इसलिए मैं डीकेटी के माध्यम से आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2017 यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया था, उसमें अच्छे नंबर प्राप्त हुए थे। तो जनरली विद्यार्थियों के दिमाग में दो तरह के प्रश्न होते हैं कि इंटरव्यू हॉल के पहले क्या तैयारी किया जाए, और इंटरव्यू हॉल में जब मैं प्रवेश कर रहा हूँ उस समय हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो मैं अपने लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो इंटरव्यू हॉल के पहले, एक इंटरव्यू हॉल में जब आप प्रवेश करते हैं उस दौरान। तो इंटरव्यू हॉल के पहले आपको 3 स्तर पर तैयारी करने की आवश्यकता है। पहला तो आप अपने ड्रेस कोड पर ध्यान देना है। आपको अपनी खुद की तैयारी में करंट अफेयर्स हैं, आपके बैकग्राउंड से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उसको तैयारी करना है। और तीसरा आपका मॉक इंटरव्यू। तो मैं पहले विषय पे आता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन दिमाग में यही रेज होते हैं कि मैं क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ, कैसा ड्रेस पहनूँ, कौन सा ड्रेस काफ़ी प्रभावी होगा। इस विषय में तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में अभी उत्पन्न हो रहे होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, पहले तो कुछ जनरल सिद्धांत हैं कपड़ों के। आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी टाइट ना भी हो, काफ़ी ढीला भी ना हो, और आपके कपड़ों का कलर एक प्रभावशाली होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो सामान्यतः क्या होता है कि लड़की के लिए या तो कंफर्टेबल है तो साड़ी पहन सकती है, यदि उसमें अनकंफर्टेबल है तो आप सूट और सलवार पहन सकते हैं, लेकिन उसका कलर एक अच्छा कलर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फेशियल मेकअप या जितना ही सिंपल में जाए इंटरव्यू हॉल के लिए वो अच्छा रहता है। लड़कों के लिए क्या है, लड़कों के लिए सामान्यतः जो पहना जाता है वो शर्ट होता है और पैंट होता है। शर्ट में जनरली लोग या तो वाइट कलर के पहनते हैं शर्ट, या तो नेवी ब्लू कलर का शर्ट होता है। तो आप चूज़ कर लीजिए जो आपको पसंद हो। इसके अलावा भी बहुत से शर्ट हो सकते हैं, आप पहन सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि कोई भी शर्ट हो वो ऑकवर्ड ना लगे और उसके कलर भी अच्छे हों, और ज़्यादा टाइट भी ना हो, ज़्यादा ढीला भी ना हो, और वैसे ही पैंट हो। तो इसलिए आप अपने कपड़ों का चुनाव, क्योंकि आपकी इंटरव्यू के 2 पार्ट हैं, एक वर्बल है और नॉन वर्बल है। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है या नॉन वर्बल इंटरव्यू होता है वो आपका कपड़े से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं दूसरे भाग पे आता हूँ। दूसरा भाग ये है कि क्या पढ़ा जाए जो ज्ञान के स्तर पे है। हालांकि इंटरव्यू को माना जाता है कि ये ज्ञान के विषय में नहीं इंटरव्यू होता है, या आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके बैलेंस ऑफ जजमेंट पे होता है, आपकी मानसिक जागरूकता पे होता है। लेकिन आप सूचनाओं को, करंट अफेयर्स को, अपने बैकग्राउंड के विषय में चीज़ों को और इशू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या तैयारी करने की आवश्यकता है? तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप जिस ज़िले में रहते हैं उसके विषय में क्या उसकी ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ क्या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, वहाँ उसका क्या इतिहास है, पर्यटन के हिसाब से क्या फेमस है, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, कैसे निर्भर है, इसके विषय में तैयारी करिए। आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, तो निश्चित रूप से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बीएचयू के विषय में जानूँ, वहाँ के फाउंडर मदन मोहन मालवीय जी के विषय में जानूँ। तो ये आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया है तो निश्चित रूप से उसके विषय में अपनी जानकारी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और उसके साथ साथ आप वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं। जैसे मैं वर्तमान समय प्रयागराज में रह रहा हूँ, तो ये इंटरव्यूअर के दिमाग में निश्चित रूप से क्वेश्चन रेज जरूर होगा कि आप प्रयागराज में कौन से ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं जहां आपने भ्रमण किया है या एज ए पर्यटक के रूप में आप वहां गए हैं। तो प्रयागराज के विषय में जो मूलभूत जानकारी है, जैसे कुंभ के विषय में, अर्धकुंभ, महाकुंभ, इसके विषय में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप जहां रह रहे हैं, जहां आपकी पैदाइशी है, जहां आपने शिक्षा ग्रहण किया है, उस संस्थान के विषय में निश्चित रूप से तैयारी कर लें। तैयारी का और एक चीज़ आता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या आते हैं कि वो पूछ लिया जाता है कि आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं क्या वो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश कोई है कि नहीं है। जैसे मेरे विषय में क्या पूछा गया था कि मैं तो मूलतः महाराजगंज का निवासी हूँ, तो उन्होंने पूछा
किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो मैंने बोला सर मैं महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ, जो नेपाल का सीमावर्ती है। तो आप उस देश के विषय में भी पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले, खासकर जो सीमावर्ती एरिया के लोग हैं। इसके साथ साथ आपको ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑप्शनल पे आप देखेंगे मैक्सिमम इंटरव्यूअर जो भी होते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन ऑप्शनल के आसपास ही घूमते रहते हैं, या जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप फोकस करिए। ऑप्शनल में आपको क्या फोकस करने की आवश्यकता है? ऑप्शनल में केवल अवधारणाओं पे फोकस करिए। जैसे आप ऑप्शनल में बहुत डीप स्टडी करते हैं, बहुत सारे थिंकर को पढ़ते हैं, बहुत सारे आलोचक को पढ़ते हैं, बहुत सारे विश्लेषक को पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ पे उनकी आवश्यकता नहीं है। उनके व्यू की आवश्यकता है, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की आवश्यकता है, और जो भी विवादित नेचर के सिलेबस में टॉपिक हैं आप उसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। जैसे मेरा जो ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियरी में क्या अंतर है, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थॉट में क्या अंतर है। तो ऐसे जो बहुत से विवादित हैं जिस पे विचारकों का एक कोई मत नहीं है, वैसे टॉपिक की आप तैयारी कर ले और अपने स्तर पे एक आंसर बना ले कि हाँ, यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसका कैसे जवाब दूंगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑप्शनल को अच्छे से पढ़िए, खासकर जो करंट अफेयर से चीज़ें हैं। जैसे यदि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो इंडिया चाइना जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इंडिया नेपाल रिलेशन, और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो इस समय करंट न्यूज़ में चल रहे हैं, दक्षिण चीन सागर, तो इस पर ज़रूर तैयार करने की आवश्यकता है। तो आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शनल है, उससे संबंधित कोई करंट अफेयर से संबंधित कोई इशू हैं तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी करिए। अब मैं आता हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सामान्यतः विद्यार्थियों के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि कितने महीने का करंट अफेयर्स तैयारी किया जाए, क्या फैक्चुअल पोर्शन पे भी फोकस किया जाए या केवल कंसेप्चुअल पोर्शन पे फोकस किया जाए। तो आपको, मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2 से 3 महीने का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। उसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होना चाहिए, आप देखिए कि कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड रहे हैं। तो इधर 3 महीने में आप देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में कोरोना से संबंधित जितने भी प्रभाव हैं, कोरोना को केवल एक स्वास्थ्य बीमारी के रूप में ही मत लीजिए, और इसके कई प्रकार के कई बहुआयामी प्रभाव हैं। जैसे स्वास्थ्य में है, आर्थिक क्षेत्र में है, इंटरनेशनल स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है। तो कोरोना के इन सभी क्षेत्रों में हुए प्रभावों के विषय में आप निश्चित रूप से विश्लेषण कीजिए। प्रवासी मजदूर के विषय में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। और साथ साथ में कभी कभी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसके लिए जैसे कभी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, नैम का कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, इसको भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन जितने भी आते हैं उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसको सॉरी बोल करके या उसको टाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसको कोई आंसर देना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप उन क्वेश्चन को टाल नहीं सकते हैं जो इशू बेस्ड होते हैं, जो समस्या आधारित होते हैं। तो इसलिए आपको 2 से 3 महीने की करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। खासकर एक नोट्स बना लीजिए, उसमें कम से कम ये लिख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसके अपने एक संतुलित आंसर को भी खोज लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी विवादित आ जाते हैं, जैसे कभी अयोध्या मैटर आ गया, कभी कभी आपके स्कूल कॉलेजेस पे कभी विवादित फैक्ट्स हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जिसमें हिंदू शब्द लगा हुआ है एक सेकुलर देश में, कितना संभव है। तो आपको अपने आंसर को डिफेंड करने के लिए कानूनी दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, और जो भी हो दृष्टिकोण आपके लॉजिकल होने चाहिए, और लगना चाहिए कि हाँ, तर्क की कसौटी पे वो खरा उतर रहे हैं। तो आपके आंसर ऐसे होने चाहिए। अब हम आते हैं इंटरव्यू के दूसरे चरण में। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, मैं इंटरव्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है इंटरव्यू हॉल के पहले क्या तैयारी किया जाए, और इंटरव्यू हॉल में जब आप प्रवेश करते हैं उसके पहले या उसके बाद क्या तैयारी किया जाए। तो मैं अब सेकेंड चरण में प्रवेश करता हूँ। तो सेकेंड चरण में सामान्यतः कैंडिडेट के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, वह प्रश्न ये रहता है कि जैसे मैं इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करूं, उस समय मेरा क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, कैसे इंटर करूं, कहां अनुमति लूं, कहां पे नमस्कार करूं, कहां पे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करूं, ग्रीट करूं, या कैसे बैठूं,
बैठूँ या ना बैठूँ, उनके अनुमति का इंतज़ार करूँ, ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में थे। तो मैं इस चरण को भी 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक है जब आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं, उस समय आपका क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक जब आप उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं या प्रश्नों को सुनते हैं, तब आपकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो सामान्य नियम ये है कि आप जब इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ पे दरवाज़ा खोलेंगे तो वहाँ से मे आई कम इन, सर या मैडम जो भी होंगे हेड के रूप में वहाँ पे आप कहेंगे, तो निश्चित रूप से कहेंगे कम इन। तो आप जाएंगे, जैसे ही वहाँ एक कुर्सी रहता है, कुर्सी के सामने खड़े होंगे। आप सबसे पहले जो लेडीज़ मैडम हैं उनको ग्रीट करेंगे, फिर उसके बाद जो पुरुष हैं उनको ग्रीट करेंगे। तो उसके बाद वो कहेंगे कि आप बैठ जाइए, उनके अनुमति का आप इंतज़ार करेंगे। जैसे उन्होंने अनुमति दिया उसके बाद आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे। आप देखिए, इंटरव्यू आप जैसे ही इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था, इंटरव्यू के 2 रूप हैं, एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। वर्बल में तो आपको अभी क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे, आपका कितना बैलेंस दृष्टिकोण है, क्या विश्लेषण है, कितना डेप्थ ऑफ नॉलेज है, क्या आपने हर पहलू को टच किया है, क्या आपके अंदर विवादित जो मुद्दे हैं उसके समाधान करने की क्षमता है, क्या नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। ये वर्बल कम्युनिकेशन में हो जाएगा आपका। लेकिन जो नॉन वर्बल है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो साधारण होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंधा उठा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा झुका भी नहीं होना चाहिए। इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं, उस समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपको लगना चाहिए इंटरव्यू हॉल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। इसलिए आपको जज करना वहीं से शुरू कर देते हैं। जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपसे आपके विषय में पूछा जाएगा, बहुत से तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं सामान्यतः बता दूं इंटरव्यू में किस प्रकार के या कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने पहले ही चर्चा किया है कि आपको बैकग्राउंड के विषय में, आपने एजुकेशन कहाँ प्राप्त किया है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके जॉब प्रोफाइल क्या है, आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट लिया और यूपीपीएससी की एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट लिया, इसमें कंट्राडिक्शन क्यों है, समानता क्यों है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपके जॉब प्रोफाइल में है, अभी जॉब कर रहे हैं, क्यों ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर के होते हैं, कुछ सोशल इशूज़ बेस्ड होते हैं या इशू बेस्ड होते हैं, कई प्रकार के इशू बेस्ड हो सकते हैं। कुछ विवादित मुद्दे होते हैं, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आप त्वरित निर्णय कैसे ले पाते हैं वो आपका चेक किया जाता है उसके माध्यम से। और कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल हो जाते हैं। जैसे मुझसे कभी इस बार के 17 वाले इंटरव्यू में ये पूछा गया कि ये ट्रेन कहाँ से चलती है, वो ट्रेन कहाँ से चलती है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बंदे होंगे जो इन क्वेश्चन को सुन करके डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो आपको वहाँ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए पुटअप किए जाते हैं। अब हम आते हैं इंटरव्यू के प्रश्नों का कैसे ईजिली जवाब दिया जाए। किसी भी क्वेश्चन को जवाब देने से पहले कुछ मैं सिद्धांत बताना चाहूँगा जो इंटरव्यू हॉल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी भाषा होनी चाहिए वो काफ़ी साधारण होनी चाहिए, जटिल शब्दावली का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। और कोशिश करिए कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो शानदार होनी चाहिए। कभी कभी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी नॉर्मल होती है, या कभी कभी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। तो दोनों एक निगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो मीडियम में होना चाहिए। सबसे ज़रूरी क्या है कि आप जो इंटरव्यूअर है उसके पूरे प्रश्न को सोच लीजिए, तुरंत जवाब ना दीजिए, कुछ सेकंड रुकिए, 10 सेकंड 20 सेकंड रुकिए। आप उनसे टाइम भी मांग सकते हैं, कभी कोई टफ़ क्वेश्चन आ गया तो उनसे टाइम भी मांग सकते हैं 1 मिनट के लिए, वो आपको टाइम भी दे देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि तुरंत प्रश्न आए तुरंत मैं जवाब देना शुरू कर दूं, ये एक बैड इंप्रेशन होता है। और क्या करने की आवश्यकता है, आप जब भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए इंटरव्यूअर के द्वारा, तो कोशिश करिए कि आपका जो व्यू हो उसमें कंट्राडिक्शन ना हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन शुरू में पूछा जाता है और कभी कभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है कि आपकी इस एबिलिटी को चेक किया जाता है, क्या आपने जो बताया है वो सही है या नहीं है, क्या आपके आंसर में कंट्राडिक्शन है या नहीं है।
तो जैसे एक इंटरव्यू में मुझसे मॉक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका फेमस थिंकर कौन सा है, तो मैंने बता दिया कार्ल मार्क्स मेरा फेमस थिंकर है। तो अब भाई जब मैंने कार्ल मार्क्स को बता दिया तो उन्होंने पूछा लास्ट में जा कर के कि आप आस्तिक है या नास्तिक। यदि मैंने कार्ल मार्क्स को एक थिंकर के रूप में प्रस्तुत किया है या मैं उसे लाइक करता हूँ, तो निश्चित रूप से आप कार्ल मार्क्स के यदि धर्म के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वो नास्तिक था, वो धर्म को नहीं मानता था, वो धर्म को अफीम मानता था। तो लास्ट में मुझे ये बोलना ही पड़ा। तो इसलिए आपके जो व्यू हो वो कंट्राडिक्टरी ना हो, आपके व्यू समान होने चाहिए, उसमें इधर उधर उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जो मैं नहीं जानता हूँ। कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के विषय में, किसी भी इशू के विषय में थोड़ी सी ही जानकारी रहती है, फिर भी उसमें बोलना शुरू कर देते हैं, लास्ट में उसमें वो फंस जाते हैं, जो इंटरव्यूअर के लिए एक बैड एक्सप्रेशन होता है। तो इन सारे क्वेश्चन में जिसमें संदिग्धता हो, जिसमें फैक्चुअल नॉलेज ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे स्वीकार करिए सर ये मुझे नहीं आता है, और सॉरी कह करके अगले क्वेश्चन का आप इंतज़ार करिए। अब देखिए क्वेश्चन का कैसे जवाब दिया जाए। देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग हर क्षेत्र से इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शनल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, आपके हॉबी से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। लगभग आपके 5 से 10 मिनट क्वेश्चन हॉबी से ही रिलेटेड हैं। जिनकी हॉबी की तैयारी शानदार रहती है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है इंटरव्यूअर पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी हॉबियाँ होती हैं जिसकी तैयारी कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ हॉबी तो उन्होंने लिख दिया या बता दिया, लेकिन उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन वो नहीं बता पाते हैं तो ये बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आप जो भी हॉबी बताएं या ना बताएं, या यदि बताएं तो उसकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए जो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यदि ना भी बताते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ नंबर कम हो जाए, 1-2 नंबर, लेकिन बता करके भी उसके विषय में यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, सूचना नहीं है, तो ये बड़ा बैड इफेक्ट डालता है इंटरव्यूअर के सामने। तो कोशिश करिए कि उन्हीं चीज़ों को डालिए, उन्हीं अचीवमेंट को इंटरव्यूअर के सामने प्रस्तुत करिए जिसका आप जवाब ईजिली दे पाएँ। और आपको जॉब प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनका पहले से जॉब है, जॉब से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी करिए। और सबसे ज़रूरी क्या होता है इंटरव्यू में, आप अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास इंफॉर्मेशन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ इंटरव्यूअर के सामने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर जाते हैं, या उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, जो काफ़ी निगेटिव इफेक्ट डालता है। क्योंकि इंटरव्यू का एक उद्देश्य ये भी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। आप एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन में, आप ऐसे प्रेशर के माहौल में कैसे निर्णय ले सकते हैं, कैसे नेतृत्व कर सकते हैं, इसका भी जांच परीक्षण करता है। ये आपके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा भाग है। तो इसलिए कोशिश करिए आपके जो भी सूचनाएं हों, जो भी आपके विषय में इंटरव्यूअर के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके विषय में आप पूरी तरह से तैयार रहिए। कोशिश करिए कि वहाँ पे कैसे कैसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जब कोई भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करिए कि उसका एक संतुलित जवाब दिया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ रूढ़िवादी सोच या कभी कभी कुछ ऐसे पूर्वाग्रह, जिसको कह सकते हैं पूर्वाग्रह, ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसके आधार पे मैं एक संतुलित निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो कोशिश करिए उनको वहाँ पे दबाने की। हालांकि यदि आपके अंदर ऐसी सोच है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपसे निकाल लेगा, तो कोशिश करिए इनसे बचा जाए। अब चालाकी ये वहाँ पे किया जाए कि इंटरव्यूअर को अपने इशारे पे घुमाने की। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे मुझसे पूछा गया कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते, तो उन्हें बताया कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि नेपाल से सटा हुआ ज़िला है, जो मेरा पड़ोसी देश है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ तो मेरा IR स्ट्रॉन्ग भी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो IR से क्वेश्चन या इंडिया नेपाल से क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो इंडिया नेपाल के विषय में उन्होंने पूछा भी। फिर उसके बाद मैं कहा कि हमारे जो रिलेशन है वो सॉफ्ट पावर पे आधारित है। तो उन्होंने कहा अच्छा सॉफ्ट पावर क्या है, तो सॉफ्ट पावर पे ये लग रहा था कि इंटरव्यूअर के आधार पे मैं नहीं घूम रहा हूँ, वो इंटरव्यूअर मेरे आधार पे वो घूम रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है। तो कोशिश करिए इस प्रणाली को अपनाने की। हालांकि हर जगह बाद में वो समझ भी गए कि लड़का ये हमको ही घुमा रहा है, तो बाद में उन्होंने दूसरे जो मेंबर्स थे उनको दे दिया। तो कोशिश करिए कि इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश, एक्सपेक्ट करिए कि हाँ
कौन से शब्दावली का प्रयोग किया जाए, कौन सी शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि आंसर देने के दौरान कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसके विषय में कैंडिडेट को कुछ नहीं पता रहता है, या पता भी रहता है तो आधा अधूरा पता रहता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं एक बात को इस 2018 के इंटरव्यू के विद्यार्थियों के लिए पुनः दोहराना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपका नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। वर्बल पे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या प्रीलिम्स या मेंस में, या अभी भी तैयारी कर रही होंगे, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। केवल उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे एक संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से आंसर दिया जाए। लेकिन जो नॉन वर्बल पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग आपके इंटरव्यू का लगभग 60% एरिया वही कवर करता है। क्योंकि हर सदस्य, जितने भी 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिला करके, जितने भी सदस्य होते हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज को हमेशा देखते रहते हैं, आपके जवाब देने के तरीके, आपके क्या कम्युनिकेशन, क्या स्किल है, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी अच्छी वॉइस क्वालिटी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो मॉक इंटरव्यू इस समय काफ़ी प्रचलित है। तो यदि जहाँ भी सुविधा उपलब्ध हो मॉक इंटरव्यू का, तो आप निश्चित रूप से मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार भी आपको अवसर मिले। क्योंकि अभी रूम में बैठ कर के आंसर देने में और इंटरव्यू हॉल में बैठ के आंसर देने में काफ़ी अंतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपको दबाव महसूस होगा। तो 1 से 2 या 3-4 जितने भी मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, यदि आप देंगे तो जो प्रेशर है, जो डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। कम से कम ये पहचान में आ जाएगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ पे आपको और वर्क करने की आवश्यकता है, इधर जितने भी समय बचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ अवसर मिला आप वहाँ पे मॉक इंटरव्यू दीजिए। एक चीज़ें और दोबारा मैं बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ सिद्धांतों पे आधारित आपके आंसर होने चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा इधर उधर बिखरे नहीं आंसर होने चाहिए। आपके जो भी आंसर हों वो, मैंने बताया कि कानूनी मान्यता पे, संविधान का समर्थन करते हुए, जजमेंट का समर्थन करते हुए, तार्किक आधार पे एकदम संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि आपने किसी भी दृष्टिकोण को पक्षपात किया तो निश्चित रूप से वो समझ जाएंगे कि लड़का पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसके जो भी आंसर है वो संतुलित नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपसे बहुत ही ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या ऐसा आंसर दिया जाए, इसका क्या आंसर हो सकता है। जैसे आपसे कभी ऐसे ही पूछ लेंगे कि आप शादी के बाद दहेज लेंगे या नहीं लेंगे, आप तो दहेज ज़रूर लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो दहेज क्या सही है या गलत है, दहेज बताइए, दहेज के क्या सकारात्मक पॉइंट है। तो लगेगा कि अरे यार, दहेज तो एक नकारात्मक सोशल इशूज़ है, तो इस पर कैसे सकारात्मक पॉइंट का जवाब दें। तो इस ऐसे जितने भी टॉपिक आपको आएँ तो लगता है कि जो सोसाइटी में सही है, इसके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, क्योंकि दहेज प्रथा हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, तो कोशिश करिए कि आपका जवाब कानूनी आधार पे होना चाहिए कि हमारे कानून में ऐसे ऐसा किया गया है, इसके सकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकते हैं, इसके ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी आपको केस स्टडी के रूप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको केस स्टडी को सोचना है, उसमें आपको क्या निर्णय लेना है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 10 सेकेंड 20 सेकेंड रुकिए, सोचिए क्या उस पर आप एक बढ़िया एक संतुलित आंसर बना सकते हैं, उसको दिमाग में खोजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मुझे लग रहा है कि मैंने इंटरव्यू के विषय में काफ़ी कुछ बता दिया है। कुछ और भी प्रश्न या प्रश्नावलियाँ होंगे, लेकिन जितना हो सकता था, जितने मेरे एक्सपीरियंस थे, मैंने आपके साथ शेयर किया है इंटरव्यू के लिए। मुझे आशा नहीं, विश्वास भी है कि ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और जो भी कैंडिडेट UPPSC के इंटरव्यू के लिए में शामिल हो रहे हैं, उनको पुनः हमारी ओर से शुभकामनाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन DKT।